गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं विनय प्रताप वर्मा अपने चैनल डीजी फिजिक्स के माध्यम से बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स की सेकंड पेपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एनी क्वेरी प्लीज व्हाट्सएप टू दिस नंबर एंड अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, तो हम लोग सेकंड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अगर इनिशियली हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों अलग अलग ब्रांच थे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच कोई रिलेशन नहीं था। ये दोनों एक फिजिक्स की ब्रांच के रूप में अलग अलग स्टडी किए जाते थे। एक बार एक्सपेरिमेंट करते हुए ओरेस्टेड ने देखा, एक्सीडेंटली देखा, वो कोई एक्सपेरिमेंट इसको ध्यान में रख के नहीं किया जा रहा था। वह जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने ध्यान दिया कि अचानक वहां पे रखी हुई कंपास नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही है जब किसी सर्किट से करंट फ्लो हो रही थी। तो उसके मन में ये जिज्ञासा हुई कि आखिरकार में ऐसा क्यों हुआ। तब जाके उसने इसको चेक किया। उसने देखा कि जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो वहां पास रखे कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है और जैसे ही बंद कर दिया जा रहा है, करंट फ्लो होना, स्विच को ऑफ कर दिया जा रहा है, तो कंपास नीडल जो है स्थिर हो जा रही है, अपनी रेस्ट पोजीशन में आ रही है। फिर उसने चालू किया तो देखा कि फिर डिफ्लेक्शन शो हो रहा है और उसके बाद उसने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया। यानी करंट की डायरेक्शन को क्या किया? रिवर्स किया। तो उसने पाया कि जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था वो भी रिवर्स हो गया। यहां से ये निष्कर्ष निकाला बाद में फैराडे ने कि अगर कोई आवेश फ्लो हो रहा है तो उस चेंजिंग फ्लो के कारण आसपास में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। बाद में मैक्सवेल ने अलग अलग फार्मूलों का यूज करके एक नया सेट फार्मूला तैयार किया जिसे मैक्सवेल का फोर्थ नियम है, जिसको हम जानते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अब ये दोनों ब्रांच मिलके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या हो गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। तो हम लोग बेसिकली शुरुआत करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी की, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पहला टॉपिक आपका आता है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंटल लॉ का मतलब
ये थ्योरी के बेस पे प्रूफ नहीं किया गया था, एक्सपेरिमेंट करके कई एक्सपेरिमेंट किए गए और उसके आधार पे निष्कर्ष निकाल के इस लॉ को प्रेजेंट किया था कूलॉम ने, इसीलिए इस लॉ को कूलॉम कहते हैं। तो ये जो लॉ है ये बताता है आपको कि अगर दो कोई पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q1 है और यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज Q2 है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो R है, तो उसने ये बताया कि जो इनके बीच फोर्स लगेगा, इन दो आवेशों के बीच फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल होता है द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड also F is universally proportional to square of distance between them. Means F जो होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर आपका R इंक्रीज हो रहा है तो F क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डायरेक्टली का मतलब है कि अगर इनमें से कोई इंक्रीज हो रहा है तो F इंक्रीज होगा। इन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हम जानते हैं कि जब भी कोई प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मान लेते हैं कि वो K है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये जो है बेसिक लॉ है कूलॉम्स लॉ। K को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, बाद में जो इसकी वैल्यू रखी गई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है। एप्सिलॉन को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर मीडियम आपका एयर या वैक्यूम है तो एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन 0 में कन्वर्ट हो जाता है और आपका ये लॉ हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, जहां एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हम कहें K इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू नियरली 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो हमने यहां देखा कि कूलॉम्स लॉ जो है वो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान दीजिए इस फार्मूले पे। तो अगर चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा, लेकिन अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो रही है
तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, यानी आर इंक्रीज करेगा तो एफ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। वन थिंग आल्सो नोटिस दैट कि कूलम्ब्स लॉ जो है पॉइंट चार्ज के लिए होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब जो चार्ज की क्वांटिटी है वह बहुत कम है, ठीक। पॉइंट चार्ज के लिए हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करते हैं। वेरी लेस अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर हम कोई बॉडी ले लें, मान लीजिए कि कोई ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो जो इस बॉडी की साइज है वह उनकी बीच की दूरी से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इनकी साइज क्या हो जाएगी, पॉइंट होगी। जैसे मान लीजिए कि आप यहां से कोई अर्थ से स्टार देखते हैं तो क्या होता है, वो पॉइंट के रूप में आपको दिखता है, जबकि उनकी साइज सन से बड़ी होती है, अर्थ से बड़ी होती है, लेकिन दूरी के हिसाब से वो क्या दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है वैलिड तभी होता है जब वो पॉइंट चार्ज के रूप में हो या उनके बीच की दूरी जो हो उस चार्ज के ऑब्जेक्ट के साइज से काफी बड़ी हो, यानी कि जो डिस्टेंस आर है वो डोमिनेंट हो। तो वैलिडिटी ऑफ कूलम्ब्स लॉ ये है कि चार्ज क्या होना चाहिए, चार्ज इज पॉइंट चार्ज। सेकेंड, R is greater than 10 to the power minus 15 मीटर। R जो है ज्यादा होना चाहिए 10 to the power minus 15 मीटर से। मीन्स न्यूक्लियस के साइज से जो डिस्टेंस होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ऐसा, आप जानते हैं कि जो लाइट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, यानी प्लस चार्ज है और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, ये एक दोनों को रिपेल करते हैं। माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये रिपेल करते हैं, जबकि अनलाइक चार्ज, अलग अलग चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो हम न्यूक्लियस पे आए, तो न्यूक्लियस की जो साइज जनरली होती है वो 10 to the power minus 15 मीटर के रेंज की होती है। और आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो यहां प्रोटॉन है, तो अगर इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होती तो इनके बीच प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन होता और इस तरह न्यूक्लियस की साइज क्या होती, इंक्रीज होती जाती। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज नहीं हो रही है और एक ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में रेस्ट में है, यहां पूरी तरह स्थिर है। इसका मतलब कि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क कर रही है, जो इन सारे पॉजिटिव चार्ज को एक छोटे से जगह में बांध के रखी हुई है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो अगर R की वैल्यू इससे कम हो जाती है, यानी कि वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट मोड में न होकर न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट हो जाता है और ये जो हो जाता है वीक हो जाता है, तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड तभी रहता है जब पॉइंट चार्ज हो या रेडियस मतलब डिस्टेंस उनके बीच क्या हो, 10 to the power minus 15 मीटर से ज्यादा हो।
जानते हैं कि फोर्स जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो कूलॉम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यहां देखिए हमने स्केलर के रूप में लिखा था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपके दो चार्ज है Q1 और Q2 और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है आपकी। तो ये फोर्स क्या है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, Q1 और Q2 चार्ज जो है आपके स्केलर क्वांटिटी होती हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम लोग इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। देखिए मान लीजिए कि कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां पे कोई चार्ज Q1 है और यहां कोई चार्ज Q2 है। ये आपकी डिस्टेंस यानी कि पोजीशन वेक्टर R1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर R2 है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R इक्वल टू R2 माइनस R1। तो अब हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहां देखिए आप जानते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन है यहां हमें डिसाइड करना होगा। तो दो चार्ज है आपके Q1 और Q2, तो जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाता है उतना ही फोर्स क्या करेगा, Q2 भी Q1 पे लगाएगा, नहीं तो इनकी पोजीशन स्थिर नहीं रह सकती। तो यानी कि अगर मान ले कि Q1 द्वारा जो Q2 पे फोर्स लगाया जा रहा है वह QF21 यानी फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F21 है, और फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 F12 है। इस पे फोर्स क्या है, F12, और इस पे फोर्स F21 है। ध्यान दीजिए Q1 के कारण जो Q2 पे फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन ये, अगर हम दोनों पॉजिटिव ले रहे हैं, और F12 की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। दोनों का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, बट जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो यहां हम दोनों चार्ज की पोजीशन वेक्टर को दर्शा रहे हैं। R1 और R2 से पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि किसी कोऑर्डिनेट में मूव पॉइंट से, ओरिजिन से उस चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इन दोनों का रिलेशन, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाती है। वेक्टर एडिस सब्सट्रैक्शन के द्वारा इनकी डिस्टेंस हमने निकाल ली, माना लेट R इक्वल टू R2 माइनस R1। अब आप जानते हैं कि अगर किसी डायरेक्शन में ये R है तो R इक्वल टू होता है, या अगर हम एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना चाहें, F21 इस डायरेक्शन में है यानी R21 डिसाइड करें, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है, A कैप इक्वल टू मॉड A वेक्टर A बाई मॉड, ठीक। तो इसी तरह यहां क्या हो जाएगा, वेक्टर R अपॉन मॉड R।
यूनिट वेक्टर आपका क्या होता है, वह मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करता। क्या बताता है, सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है। वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो आपके ये दो चार्ज है, तो हम लिखें अगर F21 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अपान R स्क्वायर और R21 कैप, ये आपका हो जाएगा। यूनिट वेक्टर के टर्म में मैग्नीट्यूड तो आपकी सेम रहती है, फोर्स में डायरेक्शन है, इसलिए इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, जिससे कि इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है, डायरेक्शन आपको उस क्वांटिटी की मिल जाती है, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। तो F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप बाई R21, ये आपका होता है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसे आप ये भी लिख सकते हैं F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R कैप की वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर R अपान मॉड R, मॉड का मतलब है कि उसकी स्केलर वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R कैप अपान R क्यूब। या इसे R की वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो गया। या कुछ बुक्स में इस तरह भी आपको दे सकता है F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1, सेम थिंग, क्योंकि हमने लेट किया है कि R2 माइनस R1 इक्वल टू क्या है, आपका वेक्टर R है। अब देखिए, अगर हम F12 लिखें यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R12 कैट, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ R12। ये आपके दो डायरेक्शन थे, ये R इस डायरेक्शन में, यानी R21 की डायरेक्शन अगर ये है तो R12 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये, यानी दोनों अपोजिट है, तो आप क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, R21 इक्वल टू माइनस R12, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो डायरेक्शन अगर 180 है, पूरा अपोजिट है, तो माइनस साइन आ जाता है, तो वेक्टर R21 इक्वल टू माइनस R12, which implies that F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू माइनस R21 कैट। तो आपका F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F12 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R21,
ये चीज आप ध्यान से देखिए तो क्या है F21 which implies that F12 equal to माइनस F, यानी दोनों फोर्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, बट उनकी डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी। इस तरह हमने देखा कूलम्ब फोर्स फॉर टू चार्जेस। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा हैं, पॉइंट चार्जेस आपके, तो उस समय कूलम्ब लॉ हम कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका चार्ज Q1 Q2 डॉट 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 Qn है, n चार्जेस है, और इसके कारण हम किसी चार्ज पे Q निकालना चाहते हैं। तो ये डिस्टेंस देखिए, मान लेते हैं R1 है, इसकी पोजीशन वेक्टर R2 है, इसकी पोजीशन वेक्टर Rn है, और इसकी पोजीशन वेक्टर R है। तो कूलम्ब लॉ फॉर मल्टीपल चार्जेस, या इसको हम लोग डिराइव करते हैं एप्लीकेशन करके प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका ये करता है कि अगर किसी बॉडी पे कई फोर्स लग रहे हैं, कई फोर्स के फैक्टर है, तो जो उनका रिजल्टेंट फोर्स इस पे होगा F इक्वल टू सारे इंडिविजुअल लगने वाले फोर्सेज का वेक्टर सम होता है। ये क्या है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। इसे कहते हैं कि अगर किसी बॉडी पे लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग, then resultant force A will be the vector sum of all individual forces। तो इसी प्रिंसिपल का उपयोग करते हुए हम Q चार्ज पे अलग अलग चार्जों के कारण फोर्स निकालेंगे और फिर उनका वेक्टर सम कर देंगे, जिससे कि हमें रिजल्टेंट फोर्स मिल जाए। तो मान लीजिए हम Q1 के कारण ले रहे हैं Q पे, तो F1 लिखें। F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी पोजीशन वेक्टर, ये R है तो R माइनस R1 का स्क्वायर, और डायरेक्शन हो जाएगी R माइनस R1। इसी तरह आपका F2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2Q अपॉन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R माइनस R2 का स्क्वायर। यहां देखिए 2, क्योंकि यूनिट वेक्टर ना लेके हम क्या यूज कर रहे हैं वेक्टर यूज कर रहे हैं, तो यहां पे आपका क्या होगा R क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आपका फार्मूला था F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब हम R कैप ले रहे थे यानी यूनिट वेक्टर,
और यही फार्मूला आपका हो जाता है जब वेक्टर टोटल यूज करते हैं तो Q1 Q2 बाई R क्यूब इंटू वेक्टर। ओके, डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर R माइनस R। इसी तरह अगर आपका Fn लिखा जाए डॉट डॉट, तो Fn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn क्यूब अपॉन वेक्टर R माइनस Rn क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस वेक्टर Rn यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। The resultant force on Q due to multiple charges F equal to vector sum of F1 plus F2 plus F3 plus dot dot Fn। वैल्यू रख दीजिए। ध्यान दीजिए सब में आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और साथ ही साथ Q, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R माइनस R1 का वेक्टर लिखते हैं तो मॉड का यूज करिएगा, अगर वेक्टर नहीं लिखते हैं तो मॉड का यूज नहीं करेंगे। तो मॉड R माइनस R1 का क्यूब इंटू R माइनस R1 प्लस Q2 अपॉन मॉड R माइनस R2 का होल क्यूब इंटू R माइनस R2 प्लस डॉट 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 Qn बाई R माइनस Rn का होल क्यूब इंटू R माइनस Rn। ठीक है, तो आपका F इक्वल टू क्या आ गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग समेशन के फॉर्म में लिखें तो I इक्वल टू 1 to n QI अपान मॉड R माइनस RI का होल क्यूब इंटू वेक्टर R माइनस RI। तो ये आपका हो जाएगा फोर्स ऑन Q ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस Q1 Q2 डॉट डॉट Qn। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। थैंक्स।